हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भूमिका के बारे में, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में हम आपको परिस्थिति से संबंधित जितने आयाम हैं सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि भूमिका क्या है, इसका समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है और भूमिका की विशेषताएं क्या हैं। आइए इसको देखते हैं। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक या व्यवहारिक पहलू कहा जाता है। परिस्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक स्थिति से संबंधित विभिन्न दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति किसी स्थिति में होता है या एक पद पर होता है, उससे संबंधित जो दायित्व या जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं और उससे संबंधित जो सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उन सभी का जो उपयोग या उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, यह उस पद की भूमिका कही जाती है। यानी कि जब व्यक्ति एक परिस्थिति को धारण करता है, एक परिस्थिति को धारण किए हुए होता है, उससे संबंधित व्यक्ति जो कार्य या व्यवहार करता है, यही उस पद की भूमिका कहलाती है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद है या प्राचार्य का पद है, तो जो ये पद होते हैं, एक परिस्थिति होते हैं, तो इससे संबंधित जो कार्य होते हैं, उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां होती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं इन सभी, और जो अधिकार दिए जाते हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं, इन सभी का प्रयोग करके जो कार्य व्यवहार किया जाता है, वही परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका कहलाती है, या इसे हम भूमिका कहते हैं। और यह भी हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही भूमिका कहलाती है। यानी आप जानते हैं, यह समाज है, इस समाज में लोग हैं, या जो लोग एक विशेष परिस्थिति को पद को धारण किए हुए हैं, समाज उनसे उनके पद के अनुरूप या परिस्थिति के अनुरूप कार्यों की अपेक्षा करता है, व्यवहारों की अपेक्षा करता है, तो यही भूमिका कहलाता है। और इसे हम पहले भी बता चुके हैं कि भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक या गत्यात्मक या गतिशील पहलू होता है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, अपने दायित्व निर्वाह के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है, उसमें कर्तव्यनिष्ठा कितनी है, वह समाज के आदर्श नियमों के प्रति कितना सजग है और एक साथ कितनी भूमिकाएं निभा रहा है इत्यादि। यह भी कहा जा सकता है कि अधिक क्षमता एवं अधिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह अपेक्षाकृत अच्छे प्रकार से कर सकता है।
तो आइए देखते हैं कुछ विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एक विद्वान हैं फेयरचाइल्ड। इनका कहना है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। किंग्सले डेविस अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहते हैं, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थित संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इलियट एवं मेरिल ने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने भी अपनी पुस्तक अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा है कि भूमिका एक समूह में एक विशेष पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है, जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश पाया जाता है। रॉल्फ लिंटन ने भी अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में कहा है कि भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इनका मानना है कि इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भूमिका की जो अवधारणा, अर्थ, परिभाषा है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं भूमिका की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल। पॉइंट वाइज बिंदुवार हम भूमिका की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। दूसरा है भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। यानी भूमिका का जो निर्धारण होता है वो किसी भी समाज, किसी भी समूह की संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के आधार पर ही होता है। तीसरा पॉइंट है समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, बल्कि वह हमेशा दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। यानी कि जब कोई भूमिका निभाई जाती है, उसका निर्वहन किया जाता है, तो उसके साथ ही, या हम कहें कि उसकी अपेक्षा या उसके साथ ही साथ उसके पास में अन्य प्रकार की परिस्थितियां और उनसे संबंधित भूमिकाएं देखी जा सकती हैं, और जिनके संदर्भ में ही किसी भी भूमिका का निर्वहन किया जाता है या उसे देखा जाता है। नेक्स्ट है चौथा, भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है। भूमिका का जो संबंध है ये परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है।
जैसे परिस्थितियाँ प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ जो है प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं, इसीलिए भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती हैं। पांचवा पॉइंट है, भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील होती है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की जो भूमिका होती है यह व्यक्ति पर निर्भर करती है कि उसका निर्वहन किस प्रकार से करेगा। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृतियों में जो है यह अलग अलग तरीके से निर्वहन की जाती है या निभाई जाती है। छठा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं समाज में, वो किसी भी भूमिका का निर्वहन अपनी योग्यता या उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जैसी रुचि होती है, उनकी जैसी सोच समझ, मानसिकता, मनोवृत्ति होती है, उसी के अनुरूप या उसी के आधार पर भूमिका का निर्वहन करते हैं। सातवां पॉइंट है, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है। व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है, परंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है या जिस भूमिका के कारण समाज में उसकी पहचान बनती है, वह भूमिका उसकी मुख्य भूमिका या जिसे की रोल कहते हैं, वह मुख्य भूमिका कहलाती है। अन्य छोटी मोटी या अन्य जो साधारण भूमिकाएं होती हैं या जिसको छोटी मोटी भूमिकाएं कहते हैं, उन सभी को हम सम्मिलित रूप से सामान्य भूमिकाएं कहते हैं समाजशास्त्री संदर्भ में। आठवां पॉइंट है, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जैसे देखते हैं कि हम अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, तो उन भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए उससे संबंधित अलग अलग तरीके से व्यवहार भी किया जाता है। जैसी भूमिकाएं होंगी उसी प्रकार का व्यवहार होगा। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 9वां पॉइंट है, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं भी जुड़ी रहती हैं। यानी कि समाज में जो कुछ जितनी भी भूमिकाएं होती हैं, हर भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार, सुविधाएं या हम कहें कि जो उत्तरदायित्व होते हैं वह उससे जुड़े हुए होते हैं। आगे हम बात करेंगे भूमिका के प्रकार के बारे में। देखते हैं कि भूमिकाओं के कितने प्रकार हैं। अलग अलग विद्वानों ने भूमिकाओं को किस रूप में या किन रूपों में विभाजित किया है। तो हम देखते हैं कि जो भूमिका है उसे विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी संदर्भ में या अपने अपने परिप्रेक्ष्य से इसे अलग अलग भागों में, अलग अलग नामों में विभाजित किया, अलग अलग नामों से ये जो है परिभाषित किया है। रॉल्फ लिंटन ने भूमिकाओं को दो भागों में विभाजित किया है।
रॉल्फ लिंटन ने भूमिकाओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रदत्त या आरोपित भूमिका या जन्मजात भूमिका, इसको कहते हैं। दूसरा है अर्जित भूमिका। प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित जिन दायित्वों का निर्वहन किया जाता है वही प्रदत्त भूमिका कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त अर्जित परिस्थिति से संबंधित जिन भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है वह अर्जित भूमिका कहलाती हैं। बेंटन ने भूमिकाओं को या भूमिका को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है बुनियादी भूमिका, दूसरा है स्वतंत्र भूमिका, तीसरा है सामान्य भूमिका। बुनियादी भूमिका के बारे में बेंटन का मानना है कि आदिम समाज के अंतर्गत एक भूमिका को दूसरी भूमिका से अलग करना जटिल होता है। यानी कि भूमिकाएं इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि उसे अलग नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इस प्रकार से अंतर संबंधित और आश्रित होती हैं कि उसे समाज में बुनियादी या हम कहें कि उस प्रकार के समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं होती हैं इस प्रकार से अंतर संबंधित और आश्रित होती हैं कि उस प्रकार के समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता देखी जा सकती है। एक ही भूमिका को एक साथ कई लोग निभाते हैं और उनके बीच कोई भूमिका द्वंद्व या दुविधा भी नहीं होता है। उस समाज में भूमिका का बंटवारा सामान्यता आयु या लिंग भेद के आधार पर आधारित होता है। दूसरा, इन्होंने स्वतंत्र भूमिका के बारे में बताया है। जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, यानी जैसे जैसे समाज आदिम समाज से आगे की तरफ बढ़ता है या विकसित होता जाता है, विभिन्न भूमिकाएं एक दूसरे से अलग होती जाती हैं। आधुनिक समाज में भूमिकाओं का स्वरूप इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि विभिन्न भूमिकाओं के बीच अंतःनिर्भरता कम हो जाती है। हालांकि लोग स्वतंत्र जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि आदिम समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है और आधुनिक समाज में स्वतंत्र भूमिकाओं की। विकास के साथ साथ समाज बुनियादी भूमिका से स्वतंत्र भूमिका की तरफ अग्रसर होता है या उसकी तरफ बढ़ता है। बेंटन ने तीसरी भूमिका के बारे में बताया कि ये जो कि सामान्य भूमिका कहलाती है। इसके बारे में बेंटन ने कहा है कि बुनियादी भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका के बीच की जो स्थिति होती है वह सामान्य भूमिका कहलाती है। यानी कि जब भूमिका कोई बुनियादी भूमिका से आगे बढ़ जाती है और स्वतंत्र भूमिका से पहले की जो अवस्था होती है, यानी दोनों के बीच की अवस्था होती है, वह सामान्य भूमिका कहलाती है। यानी ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भूमिका होती है, ना तो पूर्ण रूप से बुनियादी भूमिका होती है, बल्कि दोनों के बीच की अवस्था होती है। एस.एफ. नेडल ने भूमिका को 2 भागों में बांटा है। एक को संबंधात्मक भूमिका कहते हैं, दूसरे को गैर संबंधात्मक भूमिका कहते हैं। संबंधात्मक भूमिका हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। यानी कि जो संबंधात्मक भूमिका होती है वो हमेशा जो उसकी पूरक भूमिका होती है उससे जुड़ी हुई होती है। जैसे किसी व्यक्ति का
पति के रूप में भूमिका तभी संभव होती है जब उसकी कोई पत्नी हो, या हम कहें जब किसी को डॉक्टर कहा जाता है तो जाहिर सी बात है उसका मरीज से भी संबंध स्थापित होता है। अगर हम अध्यापक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे जुड़े हुए छात्र भी होते हैं। तो इसलिए इसे संबंधात्मक भूमिका कहते हैं और यह भूमिका हमेशा अपनी पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। गैर संबंधात्मक भूमिका की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जिनमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं जो कि जिसके लिए किसी पूरक भूमिका की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें ही गैर संबंधात्मक भूमिका के नाम से जाना जाता है। आगे ब्रूम और सेल्जनिक ने भी दो प्रकार के भूमिकाओं की बात की है, आदर्श भूमिका और दूसरा है वास्तविक भूमिका। आदर्श भूमिका ऐसी भूमिका है जो एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर गई है तथा जिसका अनुकरण समाज की एक आदर्श अवस्था मानी जाती है। जैसे हम पुत्र के रूप में जब श्रवण कुमार की भूमिका की बात करते हैं, या यह भी हम थोड़ा सा अगर धार्मिक आस्था जिसकी होती है अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका की बात करते हैं। तो और हम यह भी देखते हैं कि खेल के संदर्भ में बात करें तो हम कभी कभी अच्छे खिलाड़ियों को हम आदर्श मान करके जो है उनके जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या उन आदर्श खिलाड़ियों की तरह खेलने के लिए जो है हम प्रेरित होते हैं या उन्हें देखना चाहते हैं या उन आदर्श खिलाड़ियों के आधार पर ही जो है हम अन्य खिलाड़ियों की तुलना करते हैं। वास्तविक भूमिका में व्यक्ति जिस प्रकार की वास्तव में भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं उसे हम वास्तविक भूमिका कहते हैं। यानी कि हम किसी भूमिका से उसकी तुलना नहीं करते हैं बल्कि वह कोई भी व्यक्ति वास्तव में किसी भी भूमिका का जिस रूप में निर्वहन करता है वास्तव में उसे हम वास्तविक भूमिका कहते हैं। टी न्यूकॉम्ब ने भी दो प्रकार की भूमिकाओं का उल्लेख किया है, एक है निर्धारित भूमिका, दूसरी है भूमिका व्यवहार। निर्धारित भूमिका के अंतर्गत टी न्यूकॉम्ब का कहना है कि एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है, एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है वह निर्धारित भूमिका कहलाती है। भूमिका व्यवहार की अगर हम बात करें तो एक विशिष्ट भूमिका में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार की भूमिका को एक विशिष्ट भूमिका में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को भूमिका व्यवहार कहते हैं। भूमिका व्यवहार एक भूमिका में किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करती है। यानी कि भूमिका व्यवहार के अंतर्गत टी न्यूकॉम्ब का मानना है कि एक विशिष्ट भूमिका में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को भूमिका व्यवहार कहते हैं। भूमिका व्यवहार एक भूमिका में किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करती है। इसी तरह से इरविंग गॉफमैन ने भी दो भूमिकाओं की बात की है, पृष्ठ भूमिका, अग्रमंच की भूमिका। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने आपको भूमिका की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया। आपको
भूमिका की विशेषताओं के बारे में बताया और भूमिका के प्रकार के बारे में बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच।